सो हे गाइस, सिद्धार्थ हियर फ्रॉम समझा दे भाई यूट्यूब चैनल एंड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 को कवर करने वाले हैं, जिसको बहुत से लोग डेफिनेशन सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब स्पॉइलर तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि आज की वीडियो के अंदर हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशंस के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार इस सेक्शन की स्टार्टिंग में नज़र डाल लेते हैं। अब सेक्शन स्टार्ट होता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइन से, जो कि कहती है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा भयानक लगता है, कसम से बताऊँ तो मेरे को भी लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, भाई आया बता के जाएगा। देखो यार, हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज होता है उसकी डेफिनेशंस का मतलब ये होता है कि अगर हम उन वर्ड्स को एक्ट के अंदर आगे कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो उनका मतलब क्या समझा जाएगा। और जो ये वाली लाइन है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जो आगे कोई भी सेक्शन आता है उसके अंदर ये वर्ड यूज़ होता है और उसका कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ और रिक्वायरमेंट रख रहा है उस वर्ड से, तो हमें उस वर्ड को उस तरीके से समझना पड़ेगा, वरना इन जनरल उस वर्ड का मतलब वही रहेगा जो कि इस सेक्शन 3 की डेफिनेशन में बताया गया है। साधारण भाषा के अंदर बताऊं तो जो शब्द इस वाले सेक्शन के अंदर डिफाइन करे गए हैं उनका मतलब वही है जो कि इस सेक्शन के अंदर बताया गया है, जब तक किसी आगे चल के किसी और सेक्शन की उस शब्द से कोई और रिक्वायरमेंट ना हो, कोई और कंटेक्स्ट ना हो उस शब्द का। अब एक एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं हम किन किन वर्ड्स की डेफिनेशन को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कस्टम एंड यूजेज, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है फुल ब्लड, हाफ ब्लड, फिर यूट्रिन ब्लड, फिर प्रेस्क्राइब्ड, फिर सपिंदा रिलेशनशिप, और उसके बाद लास्ट में आता है डिक्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। इन सारे शब्दों की डेफिनेशन हम आज की वीडियो में एक एक करके कवर करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहली वाली डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ जाती है हमारी कस्टम एंड यूजेज की। अब कस्टम एंड यूजेज आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो आप लोगों ने रीति रिवाज तो सुना ही होगा, ये बेसिकली वही चीज़ है थोड़ी बहुत। अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। ऑन पेपर्स देख के तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, तो एक काम करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को डिवाइड करके पढ़ते हैं। कस्टम एंड यूजेज सिग्निफाई एनी रूल विच यूज्ड कॉन्टिन्यूसली, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज़ obtained द फोर्स ऑफ लॉ among Hindus in any local area, tribe, community, group और family। अब इसका मतलब समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताऊं इसका, तो 7 फेरे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब कैसे है, इसके सारे आस्पेक्ट जो हमने अभी डिवाइड करे हैं उनसे 7 फेरे को मैच करके देखते हैं। 7 फेरे जो होते हैं एक ऐसा रूल है जो हमने कॉन्टिन्यूसली यूज़ होता हुआ देखा है, हर एक की शादी में होते ही हैं हिंदूज़ में, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, बहुत टाइम से देख ही रहे हैं, हर एक की शादी में होते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। जी हाँ, हम इस एक्ट के अंदर 7 फेरे का भी मेंशन आगे पढ़ेंगे। अमंग हिंदूज़ है, ऑब्वियसली हिंदूज़ के अंदर ही होते हैं 7 फेरे। इन एनी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली, और क्या इन्हीं के अंदर तो होते हैं। तो ऐसे 7 फेरे एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है कस्टम एंड यूजेज का। तो इसका साधारण सा मतलब क्या बना, कस्टम एंड यूजेज हमें एक ऐसे रूल के बारे में बताता है जो कि हिंदूज़ के अंदर किसी भी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फिर फैमिली में एक लंबे अरसे से चला हुआ आ रहा हो और सब लोगों ने उसको ऑब्जर्व भी करा हो और जिसको लॉ की मान्यता प्राप्त हो गई हो। अगर आप लोगों के दिमाग ने इसके अंदर लूप होल्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं और आपके दिमाग में कोई शैतानी सा प्लान आ रहा हो, तो आगे इसके अंदर एक्सेप्शन भी दी हुई हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि ना बेटा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक्सेप्शंस को पढ़ लो। आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब भैया इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ऐसा हो गया, सपोज करो कि किसी के रीति रिवाज में लिखा है कि भैया हम तो इंसानों को मारेंगे, तो वो तो सही चीज़ नहीं है ना। तो जो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए और रीज़नेबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करने वाला होना चाहिए। मतलब साफ सीधी सी बात है, जो रीति रिवाज तुम्हारे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि जायज़ हो। अब ये नहीं है कि किसी भी ऊट पटांग चीज़ को तुम उठा के रीति रिवाज के नाम पे ले और कानून उसको अलाउ कर दे। अब आगे ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली, इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। यानी कि कोई ऐसा अगर रूल है जो कि सिर्फ एक फैमिली तक ही सीमित है, एक फैमिली उसको चला रही है, तो उसके अंदर बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि तुमने 1 साल उसको फॉलो करा, फिर 1 साल में ब्रेक दे दिया, फिर उसके बाद 1 साल उसको फॉलो करा, फिर 2 साल ब्रेक दे दिया, फिर 1 साल तुमने उसको फॉलो कर लिया, फिर ब्रेक दे दिया, तो इसके अंदर कॉन्टिन्यूशन ख़त्म हो जाती है और इसको फिर आगे रूल नहीं माना जाएगा। अब चल लेते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो ये डेफिनेशन कहती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज़ अ सिटी सिविल कोर्ट, दैट कोर्ट एंड इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट
which may be specified by the state government by notification in the official gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt within this act। बड़ा मुश्किल है भैया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी एरिया में कोई सिटी सिविल कोर्ट है या फिर कोई और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो उस एरिया के ऊपर, और ये उस सिविल कोर्ट को भी इंक्लूड करता है जो कि स्पेसिफाई करी गई हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू, और जो कोर्ट इस एक्ट के मैटर्स को डील कर सकता है, उन सभी कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना गया है, ये बताया है इस सेक्शन के अंदर। तो अगली डेफिनेशन आ जाती है हमारी फुल ब्लड और हाफ ब्लड की, और ट्रस्ट मी ये वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत ज़्यादा आसान है, वो तो मेरे को समझाने में भी हालत ख़राब हो गई थी। तो चलो यार डेफिनेशन पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। तो फुल ब्लड का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि दो ऐसे बच्चे जिनके माँ और बाप दोनों सेम हो, यानी कि सिबलिंग्स भी कह सकते हो आप लोग। और वहीं चल लेते हैं अगर हम हाफ ब्लड पे, तो हाफ ब्लड दो ऐसे बच्चे हो गए जिन दोनों के बाप तो सेम हो लेकिन माँ अलग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उनका बच्चा होता है सी, फिर उसके बाद जो बी है जो वाइफ है वो मर जाती है सपोज़ करो, और जो ए है वो एफ़ से शादी कर लेता है, फिर ए और एफ़ का बच्चा होता है डी, तो डी और सी जो है वो हाफ ब्लड्स हैं। तो अगली डेफिनेशन आ जाती है हमारी यूट्रीन ब्लड की, जो कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रीन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। तो यहाँ पे एंसेस्टर का हो गया एंसेस्ट्रेस, क्योंकि हो चुका है जेंडर चेंज। अब इस केस के अंदर ऐसे दो बच्चे हैं जिनकी माएँ तो सेम है लेकिन बाप अलग है, बेसिकली हाफ ब्लड का आप उल्टा भी कह सकते हो। इसको समझने के लिए भी हम दोबारा से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ है और इनका बच्चा होता है सी, बट अब इस केस के अंदर ए की डेथ हो जाती है। एक तो मैं लोगों को मारने में तुला हुआ हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। और उसके बाद बी और जी की शादी हो जाती है और इनका बच्चा होता है एस, तो जो एस और सी है वो दोनों अब यूट्रीन ब्लड है। अब अगला आ जाता है हमारा प्रिस्क्राइब्ड, जिसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। साधारण भाषा के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो उन रूल से प्रिस्क्राइब करी गई हो जो इस एक्ट के अंदर बने हैं। ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, बेसिकली ये एक वर्ड का मतलब है जस्ट एक। ये वाली डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब अगला आ जाता है हमारा सपिंदा रिलेशनशिप्स, और इसकी डेफिनेशन कहती है 2 persons आर सेड टू बी सपिंदास ऑफ ईच अदर इफ़ वन इज़ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप्स, और इफ़ दे हैव कॉमन लीनियर असेंडेंट who is within the limits of सपिंदा relationships with reference to each of them। अब सपिंदा रिलेशनशिप बात करता है हमारे लीनियर असेंडेंट्स के बारे में, बोथ हमारे मदर के साइड पे भी और हमारे फादर के साइड पे भी। अब लीनियर असेंडेंट होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली लीनियर असेंडेंट में आती है हमारी ऊपर की जनरेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है तो उसके लीनियर असेंडेंट हो गए उसके पापा, फिर उसके बाद उसके दादा, फिर उसके बाद परदादा, फिर परदादा। वैसे ही मदर की साइड में उसकी नानी, फिर परनानी, तो ये सारे उसके लीनियर असेंडेंट्स में आएंगे। तो सपिंदा रिलेशनशिप कंसिडर करता है फादर की साइड के ऊपर की 5 जनरेशन्स और मदर की साइड के ऊपर की 3 जनरेशन। उनके जो भी बच्चे होंगे वो हमारे साथ सपिंदा रिलेशनशिप में आएंगे। तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स का। अब प्रोहिबिटेड आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा, जो रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली गलत है, प्रोहिबिटेड है, वो वाली रिलेशनशिप्स इसके अंदर कंसिडर करी जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन अब मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे डालूंगा और आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते जाना और मेरे को सुनते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है वरना अगर सिर्फ सुनोगे तो। और इफ़ वन वॉज वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर्स। क्या बवासीर बना दिए हो। इस जन्म में मैं इसको एक सांस के अंदर तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आपको डेफिनेशन दिखा दी है, वहाँ पे पॉज करके आप पढ़ लो और अपने आप लगा लो कौन किसका क्या बैठेगा, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन आते हैं। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मान लो कि जैसे आप हो, आपकी मदर की साइड की जो भी रिश्तेदारी है आपकी और जो फादर की साइड की आपकी रिश्तेदारी है, आप उनमें शादी नहीं कर सकते। अगर आप उनसे शादी करते हो तो वो आपका प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का ग्राउंड आ जाएगा। इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा बवाल बना दिया है, पता नहीं कैसे पड़ेगा कोई इसको एक सांस के अंदर। If one was the wife of the brother, or of the father's or mother's brother, or of the grandfather's or grandmother's brother of the other। सो दैट इज़ इट गाइज, आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं।
और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था कि हमारी वीडियोस जो हैं वो हफ्ते में 2 बार आएंगी, यानी कि ट्यूसडे को और फ्राइडे को सुबह 11 बजे के करीब। बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आगे वाले सेक्शंस को कवर करें। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखनी है। बाकी सब्सक्राइब करवा दो यार इस चैनल को फटाफट, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।